आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न अभिकरणों का अध्ययन करेंगे। अर्थात कौन कौन सी एजेंसियां अथवा संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास के उन्नयन हेतु कार्य करती हैं। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्तर की संस्था के बारे में। पहली संस्था है NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसको इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे NCERT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस परिषद की स्थापना केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 1961 को किया और यह संस्था बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, श्रव्य दृश्य साधन राष्ट्रीय संस्थान एवं पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, इन सबको मिला करके एक संस्था बनाया और जिसका नाम दिया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको संक्षेप में हम NCERT कहते हैं। इसका कार्यालय श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। जो इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी संख्या 5 है, जिनका नाम अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर व शिलांग है। यानी पहले 4 ही थे, अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, और नए के रूप में अभी अभी शिलांग की स्थापना किया गया है। कुल मिलाकर 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। NCERT के उद्देश्य, जो इसके उद्देश्य हैं वो प्रमुख हैं और वो इस प्रकार हैं। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उसके स्तर मान को निर्धारित करना। जो SCERT है आपकी, यह स्कूली शिक्षा संबंधित यानी कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए काम करती है। उन्हीं की गुणवत्ता और उन्नयन के हेतु प्रयास करने वाली यह संस्था है। तो स्पष्ट है कि जो इनका उद्देश्य है वह स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि NCERT किस कक्षा तक काम करती है, प्राइमरी, माध्यमिक अथवा उच्च स्तर। तो आप माध्यमिक अथवा स्कूली शिक्षा इसको बोलेंगे, और स्कूली शिक्षा आपका माध्यमिक स्तर की शिक्षा को हम कहेंगे। दूसरा इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना और उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना। स्कूली शिक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकों का भी निर्माण ये संस्था करती है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधियों का विकास भी ये संस्था करेगी। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा हेतु विज्ञान की टीम तैयार करना,
टीम नहीं, विज्ञान किट तैयार करती है संस्था। स्कूली शिक्षा विभिन्न स्तरों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ तकनीकी का विकास करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के समस्याओं को समझना और उनकी समाधान खोजना। 8वां है स्कूली शिक्षा शिक्षकों, सेवा पूर्व और सेवारत के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करना और उनके लिए प्रशिक्षण एवं अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। अभिनव पाठ्यक्रम का मतलब रिफ्रेशर कोर्स की स्थापना करती है और जो स्कूली शिक्षा जो माध्यमिक स्तर तक के शिक्षक होते हैं उनके प्री सर्विस और इन सर्विस जो भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनकी रूपरेखा भी यही संस्था बनाती है। स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित एवं प्रशासित करना भी इनका काम होता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन NCERT ही करेगी। इसको आप नोट कर लेंगे। जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 8 की निर्धारित की जाती है, कक्षा 8 में छात्रवृत्ति हेतु और नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा जो ली जाती है उसका संपादन NCERT ही करती है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का काम ये संस्था करेगी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान भी करती है। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में भी है तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। अर्थात प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा, राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा, तीनों में इसकी सहभागिता होती है। स्कूली शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा संबंधित जो पत्र पत्रिकाओं का स्वरूप होता है उसके संपादन और प्रकाशन का भी काम ये आप NCERT करती है। तो इसके जो 14 मुख्य उद्देश्य हैं इनको आप ध्यानपूर्वक याद करेंगे और यही NCERT का मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विभाग, इसके 7 विभाग हैं और वह इस प्रकार हैं। पूर्व विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति शिक्षा विभाग, यह SC और ST माइनॉरिटी के लिए आपका एक काम करेगी। यह विभाग पहला जो है पूर्व विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, उसके संबंध में कार्य करेगा। महिला अध्ययन विभाग तीसरा है जो महिलाओं की शिक्षा के उन्नयन हेतु काम करता है। चौथा सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग, इसमें सामुदायिकता की सहभागिता और मानविकी शिक्षा पर बल दिया जाता है। विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग जो विज्ञान और गणित विषय संबंधित कामों को देखता है। नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ विभाग भी इसी से संबंधित है। शिक्षक शिक्षा तथा विशेष शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा विभाग का मतलब जो दिव्यांगों के लिए काम करेगा उसका एक विभाग है। तो ये कुल 7 विभाग आपके हैं, इसको आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि NCERT के कितने विभाग हैं और उनके नाम क्या हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। और इसके कुछ विभाग होते हैं वो भी हैं, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श और निर्देशन विभाग, क्षेत्रीय सेवाएं और विस्तार विभाग, मापन मूल्यांकन सर्वेक्षण तथा आधार सामग्री प्रक्रियन विभाग, योजना कार्यक्रम अन्वीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, पुस्तकालय प्रलेखन और सूचना विभाग। चौथा है प्रकाशन विभाग। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एकक विभाग। यानी कुल 15 विभाग हैं जिनमें जो 7 प्रमुख हैं और ये 8 उसके सहायक अंग हैं। टोटल कुल 15 विभाग हैं। अगर परीक्षा में सीधे सीधे पूछता है तो आप लिखेंगे कि NCERT के 15 विभाग हैं। NCERT की प्रमुख संस्थाएं
जो इसके अंतर्गत सहायक संस्थाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान नई दिल्ली, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान पंडित सुंदरलाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। ये चारों जो है एनसीईआरटी की प्रमुख संस्थाएं हैं जो एनसीईआरटी के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। अब दूसरा जो एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर की, वह है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE। ये महत्वपूर्ण संस्था है और यह शिक्षक शिक्षा हेतु, यानी जो ये परिषद है वो शिक्षक के शिक्षा हेतु कार्य करती है, अर्थात शिक्षक से संबंधित है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित कौन प्रमुख संस्था है, तो NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इस परिषद की स्थापना जो है 1973 के एक्ट के आधार पर की गई थी और संसद द्वारा 1993 में इसको मंजूरी मिली और 1995 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। तो अगर ये पूछ लेगा कि इसका संसद से कब मंजूरी मिली, तो आप लगाएंगे 1993, अर्थात संवैधानिक दर्जा इसको 93 में मिल गया। लेकिन जो इसका पुनर्गठन किया गया वह 1995 है। आप इसको याद रखेंगे। इसमें 3 पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव, और इसके अतिरिक्त 52 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जिनके कार्यालय उत्तर का जो है उत्तर दिशा का जयपुर में है, दक्षिण का बंगलुरु में है, पूरब का भुवनेश्वर में और पश्चिम का भोपाल में है। तो आप याद रखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश किस जोन में आएगा तो वह उत्तरी जोन में आएगा और हमारा जो कार्य देखती है वह जयपुर देखती है। यानी जो बीएड हो या BTC से संबंधित मान्यता का काम हो वह जयपुर से ही मिलता है, अर्थात हम लोग उत्तरी जोन में आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य, इसके जो प्रमुख कार्य हैं वह निम्न हैं। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और UGC तथा विश्वविद्यालयों को यह सलाह देती है। सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करती है, यानी कि शिक्षक शिक्षा हेतु संस्थाओं का क्या मानदंड होना चाहिए, उसमें टीचिंग स्टाफ कितने होने चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए तथा कितने सीट का निर्धारण की जाती है, अर्थात सीट के आधार पर टीचिंग स्टाफ का निर्धारण किया जाता है। ये सब NCTE करती है। तीसरा, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना भी इसका काम है और वेतनमान भी यह निर्धारित करती है। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम का भी निर्धारित करना और समय समय पर नए नए पाठ्यक्रम शुरू करने के सजेशन सुझाव देने का काम भी यह संस्था करती है। सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का भी निर्माण करेगी यह संस्था। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना है उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में भी यह सलाह देती है। सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्र व्यक्तियों का निर्धारण भी करती है। किसी भी प्रकार की नई शिक्षक संस्था को मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना और मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर मानदंड पर खरा नहीं उतरता है महाविद्यालय तो उसको मान्यता रद्द कर देने का भी इसका काम है, यानी उसमें घटिया किस्म की संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की भी यह संस्तुति करती है।
शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण कराना और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रशासित करने का काम भी ये संस्था आपकी करेगी। देश की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में संबंध स्थापित करना और किसी भी स्तर की शैक्षिक शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाए रखने का काम है इसका। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य, नवाचारों के प्रयोगों को बढ़ा देना और साथ ही साथ शोध के स्तर को उन्नत करना भी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित कराने का काम करती है संस्था। शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने में भी यह संस्था मदद करती है तथा इसके स्तर को निश्चित बनाने का काम बनाए रखने हेतु सुझाव देती है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना भी इस संस्था का प्रमुख कार्य है। आप इन 15 इसके उद्देश्य और कार्यों को याद रखेंगे, स्मरण करेंगे, अर्थात जो यह संस्था है आपकी है वह शिक्षक शिक्षा के उन्नयन हेतु ही काम आपका करेगी। तीसरा संस्था राष्ट्रीय स्तर पर, और यह महत्वपूर्ण संस्था है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही आप याद रखेंगे, पहले न्यूपा था, अब नीपा हो गया 1979 में। और यह शैक्षिक योजना प्रशासन के क्षेत्र में स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्यशाही यानी स्वयं की संस्था है। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, स्वायत्तशाही संस्था है। भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है और जो यह नाम नीपा दिया गया 1979 में दिया गया। इसके पूर्व यह एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा जाता था। यह यूनेस्को के सहयोग से स्थापित हुआ था। सन 1972 में इसे भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। तो आप नीपा का जो गठन हुआ आप याद रखेंगे, सन 1979 में हुआ था। नीपा के अधीन जो 4 इकाइयाँ काम करती हैं वो नीपा परिषद है, वित्तीय समितियां हैं, कार्यपालक समितियां हैं, नियोजन तथा कार्यक्रम समिति एवं प्रशासनिक यूनिट। ये 4 जो है इसके विभाग एक तरीके से हैं बने हुए और ये मिलकर के कार्यक्रमों का समाहित करते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रबंधन का कार्य देखती है। यह संस्था कैसे शैक्षिक योजना बनाया जाए और उसके प्रबंधन का स्वरूप कैसा हो, इस पर यह संस्था प्रमुख रूप से काम करती है। और यह शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है भारत की। नीपा के जो उद्देश्य होते हैं वह निम्न है: राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना था, उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर उनका प्रकाशन कराना, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान करना, देश विदेश के विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। ये नीपा के आपके उद्देश्य हैं। नीपा की जो प्रमुख इकाइयां हैं वो इस प्रकार हैं: शैक्षिक आयोजन इकाई, शैक्षिक प्रशासन इकाई, शैक्षिक वित्तीय इकाई, शैक्षिक नीति इकाई, विद्यालय तथा अनौपचारिक इकाई, उच्च शिक्षा इकाई, उप प्रणाली, राष्ट्रीय प्रणाली इकाई,
उपराष्ट्रीय प्रणाली इकाई, क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रणाली प्रबंध इकाई, यानी 8 इकाइयाँ इसके हैं जो अपने अपने कार्यों का निर्वहन करती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी भारत का यह प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय है और जिसको हम इग्नू बोलते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो दायित्व है देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के साथ ही ऐसे प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। इस विश्वविद्यालय का जो प्रमुख उद्देश्य हो जनसंख्या के बड़े भाग पर उच्च शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना है, सतत शिक्षा के कार्यक्रम को बढ़ावा देना है और विशेष लक्षित समूह जैसे महिलाओं को, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा पूर्वोत्तर और उड़ीसा के पिछड़े जिलों, पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विशेष पर बल देता है। आपका ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, आप याद रखेंगे इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई। यह संस्था दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य कि भारत में कोई निरक्षर न रहे, अर्थात सभी तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जिसको आप NIOS कहते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 1979 में शुरू की गई परियोजना मुक्त शिक्षा कार्यक्रम में भारत में एक स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली का रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह राष्ट्रीय संस्थान लगभग 2.59 बिलियन विद्यालयों, 65,000 से अधिक साझे एजेंसियों, माध्यमिक स्तर में 27 विषयों, उच्च माध्यमिक स्तर में 24 विषयों, 163 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम वाला 19 क्षेत्रीय केंद्रों तथा 2 उपकेंद्रों के साथ मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाला संस्था है। विश्व की सबसे बड़ी संगठन के रूप में यह संस्था उभर कर आई है, अर्थात यह भी दूरस्थ शिक्षा से ही संबंधित है। इसमें जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, पटना, पुणे, जयपुर, रांची, चेन्नई तथा धर्मशाला। इसके साथ 2 उपकेंद्र जो इसके हैं वो आपके दरभंगा और विशाखापट्टनम में स्थित हैं। पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार में एक एकक की स्थापना भी किया गया है। तो जो इसके 2 उपकेंद्र हैं वह दरभंगा और विशाखापट्टनम में हैं और 19 क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय केंद्र समझ ही गए हैं। तो आज हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली प्रारंभिक शिक्षा हेतु संस्थाओं का अध्ययन किया, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके कार्य तथा उद्देश्यों को जाना। इसमें प्रमुख थे आपके NCERT, NCTE, नीपा, NIOS, इग्नू। इनको आप याद रखेंगे, इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। बस आज इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद आप सभी को।